हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर से कुछ चीज़ें जो है रिमूव हो गई हैं। जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें से मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमूव हो गई थी। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये हो गया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल भी रिमूव हो चुकी हैं और केमिकल भी रिमूव हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि मेटल नॉन मेटल क्या है तो फिर उस चैप्टर में हम और सारी चीज़ें कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो केमिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे जो रिएक्शंस होती हैं, आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, तो आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ आके किसी को भी रिप्लेस कर देती है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इनका कोई एक सीक्वेंस होगा, कोई इनका एक तरीका होगा। ऐसे तो नहीं कि कोई भी चीज़ किसी को भी आके रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो कौन सी चीज़ किसे रिप्लेस करेगी इसका अच्छा ये बताइए। जैसे कोई चीज़ किसी को रिप्लेस करे, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वाली जो चीज़ रिप्लेस कर रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, तब तो वो लेस वाले को रिप्लेस कर दे रही है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज में ये पढ़ेंगे कि कौन सी ज़्यादा चीज़ जो है या कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा एलिमेंट जो है कम स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। देखते हैं किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज में चेक किया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, वी नो दैट द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे ऐसा नहीं कि एक ही जैसे रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मे बी चेक्ड फ्रॉम देयर रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। जैसे हम किसी भी चीज़ की अगर जनरली चेक करें कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है या वो कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है कि उसकी रिएक्शन हम या तो ऑक्सीजन के साथ चेक करवाते हैं, या वाटर के साथ, या फिर एसिड के साथ। और रिएक्शन के बेसिस पे हम बताते हैं कि वो रिएक्टिव है ज़्यादा या नहीं है। बट जो मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक है, वो जो चेक होती है वो हम इनके बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज मैनी मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर फोर इन दिस वे ऑल द मेटल कैन नॉट बी पुट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसलिए हम इनके बेसिस पे, मतलब ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के बेसिस पे रिएक्शन करा के हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी रिएक्टिविटी इनके बेसिस पे नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई दूसरा मेथड होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम लोग रिएक्टिविटी जो है मेटल की वो चेक करते हैं। किससे? बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखते हैं और उनके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी चीज़ कम रिएक्टिव है। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है, इफ़ अ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अगर कोई एक मेटल ए है जो कि मेटल बी को किसी सॉल्ट सोल्यूशन से रिमूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल ए जो है वो मोर रिएक्टिव है। किससे? मेटल बी से, तभी तो उसको हटा पा रहा है। तो देखिए, मेटल ए ले लिया किसी एक सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब मेटल बी का किसी सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया। जब यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी होगा, मेटल नहीं होगा। ठीक है, तो जब किसी मेटल की रिएक्शन हम सॉल्ट सोल्यूशन से कराएंगे तो मेटल ए किस में आ जाएगा? मेटल बी में। और सॉल्ट सोल्यूशन किसका बन जाएगा? ए का बन जाएगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखना चाहें, लिखा हुआ है Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 बन गया और Cu बन गया। ठीक है, Zn क्या हो गया? जिंक, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? जिंक ने कॉपर को हटा करके और सोल्यूशन कैसा बना लिया? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना लिया और कॉपर को यहाँ से क्या किया है? रिमूव कर दिया है। तो जिंक ने कॉपर को रिमूव किया, इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी ये इसको रिप्लेस कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको एक चार्ट बताएंगे जिसके बेसिस पे आप ये पता कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सा मेटल किससे रिप्लेस करेगा और किससे रिप्लेस नहीं करेगा। और वो टेबल इस तरीके से है
कैसे, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो ऊपर रखा गया है और सबसे कम रिएक्टिव वाले को कहाँ रखा गया, मेटल को नीचे रखा गया। सबसे टॉप पे कौन सा है, आपको ये सीक्वेंस ऐसे ही याद करनी है। के मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम, Ca मीन्स कैल्शियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम। ये जो यहाँ पे एक वाइट लाइन है हल्की सी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो जो ये इतने मेटल्स हैं ऊपर वाले, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी सॉल्ट सोल्यूशन से किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन कौन से हो गए, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 मोर रिएक्टिव हो गए। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। ये जो है लेस रिएक्टिव हैं, किससे, इनसे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गए, ऊपर के 4, उसके बाद ये कौन से हो गए, नीचे के 5। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ये टेबल आप अभी लर्न करेंगे केवल, ठीक है। अभी हम जब आपको क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे जो है चीज़ें रिमूव हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कोई भी रिएक्शन H2SO4 से किसी की करवाते हैं यहाँ से कैल्शियम से, तो कैल्शियम H2SO4 को H को रिमूव कर सकता है। क्यों रिमूव कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम कहाँ है, ऊपर है, और H कहाँ है, नीचे है। ऐसे ही मान लो एक ZnSO4 कहीं लिखा हो और कहीं AgCl लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो Zn क्या करेगा, Ag को या Hg को रिमूव कर सकता है। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि ये ऊपर है, इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये नीचे है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम बताते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। सबसे टॉप पे मैंने आपको बताया था पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है, गोल्ड। गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कम वाले को रिप्लेस कर दे रहा है। तो एग्जाम्पल देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट हम उसी बेसिस पे करेंगे जो आपने चार्ट बनाया, आप उसमें देखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए ZnCl2, यहाँ पे Al है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बट आप ये देखिए कि Al Zn को यहाँ से रिमूव कर सकता है या नहीं। आप जहाँ भी आपने रिएक्टिविटी सीरीज अभी बनाई है, जरा आप उसमें देखिए, तो Al जो है वो ऊपर है और Zn कहाँ है, नीचे है। तो Al जब ऊपर है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो यहाँ से इस Zn को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे AlCl3 बन जाएगा। ये वाला आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, AlCl3 बन जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बचा, Zn, जो Zn बचा वो अलग हो गया। बैलेंसिंग आपको करनी आती होगी, सिर्फ आपको हम प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड वाला देखिए क्या है, FeCl2 है और Mg है। अब आप फिर से टेबल में देखेंगे Fe कहाँ है और Mg कहाँ है। अगर आपको लर्न होगा तो बार बार देखने की नीड आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ज़रा एक बार चेक करिए कि Fe और Mg की पोजीशन कहाँ है, Mg ऊपर है या नहीं है। तो आप चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि Mg जो है वो Fe से ऊपर है, यानी ऊपर है, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव, तो इसने इसको क्या किया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो क्या बन जाएगा, Mg यहाँ आ जाएगा, यानी MgCl2, बाकी Fe जो बचा उसको किनारे कर दिया, हटा दिया। आफ्टर दैट CuCl2 Fe से रिएक्शन करेगा। अब आप Fe और Cu को चेक कर सकते हैं, Fe ऊपर है Cu से, देन फिर इसको रिप्लेस कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं Na2O और H2SO4। तो Na2O और H2SO4 में देखिए सोडियम कहाँ है, ऊपर से दूसरे नंबर पे है, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है। तो ये Na यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। MgO की रिएक्शन H2 के साथ देखें, आप Mg को चेक कर लीजिए और H को चेक कर लीजिए, तो ये ऊपर है तो फिर इसको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी पॉसिबल। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिसमें कि, इसमें नो रिएक्शन का नहीं दिया एग्जाम्पल, ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें मान लेते हैं जैसे कॉपर दिया हो यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी इस तरीके से कॉपर की रिएक्शन किसी कहाँ से करवा दिया जाए, मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड से, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या कॉपर की रिएक्शन करवा दें हम एल्यूमिनियम क्लोराइड से,
तो क्या ये इसको रिप्लेस करेगा? आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कॉपर डाउन साइड में है और एल्यूमिनियम ऊपर है, तो कम रिएक्टिव चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ को कैसे रिप्लेस करेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्टिविटी सीरीज़ का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप इन पे बेस्ड और क्वेश्चंस देख सकते हैं। बस बेसिक यही था कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। आपको ये सीक्वेंस लर्न करनी है और इन एग्जांपल्स को भी देखना है और भी ट्राई करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी देखेंगे, जो कि मेटल नॉन मेटल का नेक्स्ट टॉपिक होगा।